चलिए, सो सबसे पहले हम आरटीपी में 25 के जो केस सिनारियो से वो सारे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। केस सिनारियो 3 सबसे पहले हमारे बुकलेट से आरटीपी में 2025 का केस सिनारियो है। एबीसी लिमिटेड ने एक डायनेमिक कंपनी है जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, और इन्होंने रिसेंटली पीक्यूआर लिमिटेड और आरएसटी लिमिटेड को एक्वायर किया है। और इस एक्विजिशन में इनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो नजर आ रहा है, बट इसमें कुछ कुछ लॉ सूट्स भी चल रहा है ऑन गोइंग। मतलब ये जो पीक्यूआर लिमिटेड और आरएसटी लिमिटेड को, मान लो मैं एबीसी लिमिटेड हूँ, मैं पीक्यूआर और आरएसटी को एक्वायर करना चाहता हूँ, बट इनमें कुछ कुछ केसेस चल रहे हैं। तो उसके रेलेवेंस में हम क्या करते हैं, जब हम एक्विजिशन करते हैं तो इंडस 103 अप्लाई करते हैं। इंडस 103 में हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा भी एसेट या लाइबिलिटी जो भले ही एक्वायरी ने अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि उसके लिए वो कंटिंजेंट था, बट हम ऐसे एक्वायरर इंडस 103 के हिसाब से उसे एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करते। हाँ, अगर मान लीजिए उसके रिलेटेड में अगर कोई इंडemnification है, जैसे एक्वायरी ने हमें कोई गारंटी दे दिया कि इतना हद तक वो भरपाई कर देगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम इंडemnification एसेट भी बनाते हैं। बट ये ध्यान रहे, जितनी हमारी लाइबिलिटी है, मान लो जितना हम लाइबिलिटी बना रहे फेयर वैल्यू में, जितना हम प्रोविजन बना रहे लाइबिलिटी का, उससे ज्यादा हम इंडemnification एसेट कभी भी दिखा नहीं सकते। ये आपको इंडस 103 का नॉलेज है। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 में एबीसी लिमिटेड जो है उसने एक्वायर किया एक बेवरेज कंपनी, वही पीक्यूआर लिमिटेड एक्वायर किया है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पीक्यूआर लिमिटेड एक कोर्ट केस को डिफेंड कर रहा है, जहां पर कुछ कस्टमर्स ने पीक्यूआर पे एलेज लगाया कि वो पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा मिला रहे, और इसके लिए पीक्यूआर पे केस चल रहा है। और 2 करोड़ का केस चल रहा है पीक्यूआर पे, 2 करोड़ के लॉस की भरपाई की डिमांड करे कस्टमर। अब हम क्या करेंगे, 2 करोड़ का केस चला है तो 2 करोड़ का हम प्रोविजन नहीं बनाते एक्विजिशन रेट पे, हम उसकी फेयर वैल्यू जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है, भले वो प्रोबेबल हो या ना हो, एज पर इंडस 37 डजंट मैटर, हम उसकी फेयर वैल्यू में उसे हम बुक करते हैं एज पर इंडस 103। और उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पर इन्होंने बता दिया 1 करोड़ है। नहीं सॉरी, यहाँ पर फेयर वैल्यू कंटिंजेंट लाइबिलिटी की जो है ना वो 0.7 करोड़ है, लेकिन पीक्यूआर लिमिटेड ने हमें इंडेमनीफाई किया है कि अगर जो भी लॉस हुआ तो 1 करोड़ तक की वो भरपाई कर देगा। मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़ रुपीज तक हमें इंडेमनिफिकेशन मिल जाएगा, हमें भरपाई मिल जाएगी किससे, एक्वायरी से। तो यहां पर आप देखो, हम लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है 0.7 करोड़, तो हम लाइबिलिटी 0.7 करोड़ का ही बुक करेंगे। अब उसके रेस्पेक्ट में इंडेमनिफिकेशन एसेट भी हम कितना दिखा सकते हैं, लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं। तो भले 1 करोड़ की गारंटी मिली है, बट जबकि हम लाइबिलिटी 0.7 करोड़ का दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर लाइबिलिटी हम 0.7 करोड़ का दिखाएंगे, और इंडेमनिफिकेशन एसेट भी 0.7 करोड़ का ही दिखाएंगे, उससे ज्यादा दिखा नहीं सकते। देखो मेरा स्टाइल अलग है पढ़ाने का। मैं पहले आपको इसके रेस्पेक्ट में जो भी चीजें हो सकती है वो मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद जब आप एमसीक्यू करोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा, अपने आप ही आंसर आएंगे। तो ये स्टाइल से हम करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब पॉइंट नंबर 2 भी देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड ने आरएसटी को भी एक्वायर किया है पीक्यूआर के अलावा, उसको 50 करोड़ ये दे रहा है परचेज कंसीडरेशन। आरएसटी ने मैन्युफैक्चर करता है जिसमें इसके नाम पर भी कुछ कुछ एक्शन लेने की बात चली, कुछ कुछ केसेस है समझ लो। तो यहां पर भी क्या हुआ, एमएन लिमिटेड से खरीदा गया आरएसटी को। एमएन लिमिटेड की कंपनी थी आरएसटी जिसको खरीदा गया, उन्होंने बोला कि वो इंडेमनीफाई करेगा जो भी कोर्ट केसेस है, टोटल 10 केसेस चल रहे हैं, उसमें इन्होंने बोला कि अप टू 10 करोड़ रुपीज का इंडेमनिफिकेशन हमें मिल जाएगा अगर कल को हमारा नुकसान होता है तो। द क्लास एक्शन हैव नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डैमेजेस एंड पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट क्लेम्स मे बी अप टू ₹1 करोड़ ईच। मतलब 1 करोड़ तक का क्लेम से जा सकता है, बट दैट दे आर ऑफन सेटल्ड फॉर स्मॉल अमाउंट। तो जनरली क्या होता है, ये ऑफन सेटल हो जाता है स्मॉल अमाउंट पे, स्मॉल अमाउंट पे सेटल हो जाता है। ABC Limited makes an assessment of the court cases and decides that due to the potential variance in outcomes, the contingent liability cannot be measured reliably, and accordingly amount is recognized in respect of the no amount। कोई अमाउंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे, तो आप समझो मेरी बात, हम उसे फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, इंडस 103 के हिसाब से फेयर वैल्यू में कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो भी है वो रिकॉग्नाइज करेगा। जबकि फेयर वैल्यू मेजरेबल ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में मजबूरन हमें जीरो अमाउंट पे ही मेजर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं फेयर वैल्यू में मेजर करना होता है, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं तो हम नहीं मेजर कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही तो कुछ भी अमाउंट में मेजर कर दो। जनरली जनरली मैं बता रहा हूँ, इसको फेयर वैल्यू में मेजरेबल नहीं होता तो हम नील में रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर लाइबिलिटी जीरो दिखाएंगे तो भले इंडेमनिफिकेशन 10 करोड़ का मिले, इंडेमनिफिकेशन एसेट भी लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकता।
हाँ, इसमें वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट का जजमेंट वगैरह भी कि मैनेजमेंट कैसे जज करता है, बट क्वेश्चन की परिभाषा जो है उसके हिसाब से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि इतनी फेयर वैल्यू, तो हम उतने में मेजर करते। क्वेश्चन ने बताया नहीं फेयर वैल्यू, मतलब हम मानेंगे फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं, मतलब जीरो मानेंगे। अब आप देखो यहाँ पर एक एक करके मनसब देखेंगे। बोला कि एबीसी लिमिटेड आइडेंटिफाई लायबिलिटी जो पीक्यूआर लिमिटेड के रेस्पेक्ट में वो कितने का दिखाएगा और इंडेमनिफिकेशन एसेट कितने का दिखाएगा। तो हम ये पॉइंट नंबर डी आंसर बोलेंगे, क्योंकि देखो हम लाइबिलिटी 0.7 करोड़ का दिखाएंगे तो एसेट भी 0.7 करोड़ का ही दिखा सकते, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकते, है? तो ये आंसर होगा इसका। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू द रिकॉग्निशन ऑफ सच लायबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट? कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि देखो लाइबिलिटी आपका 70 करोड़ से बढ़ रहा है तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी तो 70 करोड़ से बढ़ रहा है, तो सेट ऑफ हो गया ना। तो गुडविल में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो उतने से एसेट भी बढ़ रहा है, तो गुडविल में इसका इंपैक्ट जीरो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर पॉइंट नंबर 3, सपोज इनकेस द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अगर 1.20 करोड़ है, तो ऐसे सिचुएशन में इंडेमनिफिकेशन एसेट कितना दिखाएंगे? तो देखो यहाँ पर हम ऐसे सिचुएशन में लाइबिलिटी 1.2 सीआर का दिखाएंगे और इंडेमनिफिकेशन एसेट तो हमें 1 करोड़ का मिला है, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता, है ना। लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं होगा, बट मिला ही 1 करोड़ का हमें इंडेमनिफिकेशन, 1 करोड़ से ज्यादा दिखाएंगे नहीं, तो 1.2 करोड़ का लाइबिलिटी और 1 करोड़ का एसेट, ये वाला आंसर होगा इसका। अब क्या इससे गुडविल में इंपैक्ट आएगा? यस, देखो आपका बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट वे से अगर आप समझोगे, आपका लाइबिलिटी जो बढ़ रहा है 1.2 सीआर से बढ़ रहा है, और इंडेमनिफिकेशन एसेट आप दिखा रहे हो 1 सीआर से, तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल भी आपका बढ़ेगा 0.2 सीआर से, अल्टीमेटली तभी बैलेंस होगा ना। तो गुडविल, क्योंकि एक्विजिशन डेट पे जो भी डिफरेंस होता है वो हम गुडविल पे दिखाते हैं, तो गुडविल यहाँ पर 0.2 करोड़ से बढ़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो नुकसान है। नुकसान या तो पीएनएल में चार्ज होता है, ये एसेट को बढ़ाएंगे या गुडविल को बढ़ाते हैं एक्विजिशन डेट पे, तो गुडविल आपका इंक्रीज होगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर, बात खत्म। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में आरएसटी लिमिटेड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कितना इंडेमनिफिकेशन एसेट दिखाया जाएगा। हम बोलेंगे नील, क्योंकि लाइबिलिटी जीरो दिखा रहे तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी नील ही होगा। तो अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, डी ए बी सी सी, डी ए बी सी सी, डन। तो ये क्वेश्चन मैंने एकदम अच्छे से आपको करवा दिया आरटीपी मे 25 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं केस सिनेरियो 4। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक जगह छोटी सी प्रॉब्लम भी है ऐसे कि वो भी मैं डिस्कस करूंगा।